कहाँ तक आए थे, कुछ याद आ रहा है आपको? कहाँ तक आए थे, कुछ याद आ रहा है? अरे सो गए क्या? नहीं मैम। नहीं तो ऐसे कैसे पढ़ा दे आपको, आगे कैसे बढ़े हम? बोलिए, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलिए बोलिए। लास्ट टाइम लेने आई थी मैम लेक्चर में, इसलिए मुझे पता नहीं। अच्छा, आप नहीं थे इसलिए तो आप। मैम, हाँ जी। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, वहां तक आए थे। ओके ओके, गुड। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है और इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। ऐसा होता है क्या कभी कि केवल अमीर लोग ही इस धरती पर जीवन यापन कर सकते हैं, गरीब लोग नहीं कर पाते? किया है इस धरती माता ने कभी इस प्रकार का उत्तरदायित्व? क्या धरती ने इस नो प्रकार मैम। के अंतर को देखा है? युतिका, प्लीज बेटा आप आपका कैमरा ऑफ कर दीजिए। ओके, किया है, ऐसा हुआ है? आपको लगता है कि नहीं इस धरती ने केवल अमीरों को ही पाला है, गरीबों को काट दिया, गरीबों को अपने पेट में ले लिया, हुआ है ऐसा? नहीं। ऊंच नीच का भेदभाव मनुष्य ने बनाया है ना? मतलब ये फलाना जाति का, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस प्रकार का जो कार्य है ना, तो ये सब कार्य केवल मनुष्य का है, ध्यान में रखिएगा। ये सारा झगड़ा मनमुटाव ये केवल मनुष्य ने बनाया हुआ है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो देवताओं में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, कोई भी इस प्रकार का ये तो इस फलाना जाति का है, फलाना धर्म का है, ये सारा झगड़ा मनुष्य का है, मनुष्य ने बना हुआ है। किसी भी धर्म के जाति के संदर्भ में किसी देवताओं में मतभेद नहीं है। अब मातृभूमि जो है, मातृभूमि हर एक व्यक्ति को अपना अपना योगदान देती हुई आगे बढ़ती है, उच्च को भी और नीच को भी, मतलब अमीर को भी और गरीब को भी, और जो उच्च वर्ग का कहलाता है उसे भी, और जो निम्न स्तर का कहलाता है उसे भी। दोनों के प्रति उसके भाव एक जैसे होते हैं, जैसे अपनी माता के प्रति होते हैं। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार है अनंत। नगर, जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्रीति जी, आप आपका जो पिछला बैकग्राउंड साउंड आपने लगाया हुआ है आप उसे ऑफ कर दीजिएगा। ओके, और किसी का शुरू है प्लीज? प्लीज, कौन है ऐसा व्यक्ति? सॉरी, पूछा है व्यक्ति, देखिए तो कौन है? प्रीति, युतिका, कौन है ये व्यक्ति? देखिएगा जिनका बैकग्राउंड। हाँ जी, वीरेंद्र सपकाड़े मैडम। कौन? वीरेंद्र सपकाड़े का माइक ऑन है। वीरेंद्र जी कौन जुड़े हैं भैया? आप आपके नाम के साथ तो जुड़ते नहीं है, हम नाम लेने में भी हमें मुश्किल हो जाती है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बिटिया, आप आपके पापा के नंबर से जुड़ रही हो, कोई हमें दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आपके पापा के नंबर से यदि जुड़ रही हो तो आपका माइक ऑफ कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। हम चल रहे थे दोस्तों, देख रहे थे कि पृथ्वी पर आने वाला जो जनपद है वह नगर में रहता है, जनपद में रहता है, गांव में रहता है, जंगल में रहता है, पर्वतों में रहता है, और इस नाना प्रकार के जनों से भरा हुआ है।
और ये जन अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानते हैं, फिर भी ये मातृभूमि की पुत्र कहलाते हैं और इस प्रकार का उनका सौहार्द भाव अखंड है। देखिए ना, हम लोग देखते हैं कि कितने कितने लोगों से भरा हुआ है हमारा ये जो देश है। प्राचीन संस्कृति को यदि अपनाते हैं, हम पर मुगल शासन ने, ब्रिटिश शासन ने न जाने कितने लोगों ने आक्रमण किया, फिर भी हमारे देश बचाया केवल अपनी संस्कृति के कारण, अपने संस्कारों के कारण। और यहाँ पर भी यदि हम लोग नजर दौड़ाते हैं तो सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सूद हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर में एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पर इस परिचित के माध्यम से वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमें यही सीख देते हैं कि हर एक व्यक्ति का मूल्य होता है, हर एक व्यक्ति का, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। इस धरती पर जितने भी लोग आए हैं, हम केवल मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्यों तक, प्राणियों तक यदि हम लोग देखते हैं, हर एक व्यक्ति का, हर एक पशु का अपना एक योगदान होता है। कोयल की कुहू से हम लोगों ने क्या लिया, है ना, चिड़िया के चहकने से हमने क्या लिया, कुत्ते के भौंकने से हमने क्या लिया। तो हर चीज का अपना एक मूल्य है। मनुष्य को तो वाणी का वरदान मिला, और जिस मनुष्य को वाणी का वरदान मिला उस वाणी ने उन सभी समस्याओं को, उन सभी जटिलताओं को अपने आप से सुरक्षित रख दिया। लेकिन यदि हम अपने राष्ट्र को बचाने की बात करते हैं तो राष्ट्र को बचाने वाली राष्ट्रभाषा महत्वपूर्ण है, अपने राष्ट्रगीत को महत्वपूर्ण माना जाता है, और साथ में उन मनुष्य को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मनुष्य उस रूप में माना जाएगा कि राष्ट्र का एक शरीर है, राष्ट्र मानिए का एक शरीर है, और उस शरीर का एक हिस्सा यदि अंधकार में, निर्बलता में पहुंच जाता है तो उस राष्ट्र के स्वास्थ्य असमर्थ कहलाएगा। राष्ट्र को जब तक हम उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक हर एक व्यक्ति, जब तक उस व्यक्ति का अपनी एक मंजिल और उस मंजिल को पाने की उसकी दृढ़ इच्छा और उस मंजिल को पाने के हेतु उसकी दृढ़ इच्छा के अनुरूप होने वाला उसका वातावरण जब तक साबित नहीं होगा, जब तक कामयाब नहीं होगा, जब तक हासिल नहीं कर पाएगा, तब तक राष्ट्र का जो उत्थान है वह हो नहीं सकता। और इसीलिए हर एक जन के प्रति रखने वाला मन का भाव जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कहना है। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, अमर उजाला है। जब तक सूरज, कल भी वैसे ही था, स्वतंत्रता मिलने से पूर्व भी सूरज उगता था, आज भी सूरज उग रहा है, कोई डिस्टेंस नहीं है। धरती आज भी हमें वही योगदान दे रही है, कल भी उसी में बीज बोए थे। क्या हो सकता है ऐसा? हमारे प्राचीन लोगों ने, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनके पितामह ने यदि आम का बीज बोया होगा तो क्या वहां से आम की जगह पर एप्पल आता हुआ दिखाई देगा आपको? नहीं। निश्चित ही तौर पर यदि हम आम के बीज को बोते हैं तो नीम का पेड़ नहीं उग सकता। कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, भविष्य में भी वैसा ही होगा। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से भूमि का वरदान हमें अमर उजाले की तरह मिलता है, ठीक उसी प्रकार सूरज की जो फैलने की जो लालिमा है हमें वैसे ही दिखाई देती है। जिस प्रकार से सूरज निरंतर रूप से प्रातः काल भुवन से अमृत से भर देता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय जन के हित को जब तक राष्ट्रीय जन का हर एक व्यक्ति समझेगा तब तक उस राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर उजाले की तरह होगा। जिस प्रकार से सूरज है, धरती है, चंद्रमा है, तारे हैं, नदी है, झील है, उस प्रकार से इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के पश्चात भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है।
जिसमें कर्म और श्रम के उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। दोस्तों, कल की तासिका में हमने आपको कहा था कि आपको बुद्धि के साथ साथ श्रम भी करना चाहिए। निरंतर रूप से यदि हम लोग पढ़ते चले जा रहे, लेकिन पढ़ते समय यदि हम थोड़ा घर का काम भी बंटवा लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो इसमें कोई परेशानी होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपको नींद आती है, जब आप ऐसा लगता है कि बोर हो गए पढ़ाई करते करते, निश्चित ही तौर पर आप अपने किचन में जाइए, आप आपके मम्मी के कामों को हाथ बटाइए, और जब आपका उत्तरदायित्व इस प्रकार का होगा तो निश्चित ही तौर पर आपकी बुद्धि के साथ साथ श्रम का बंटवारा हो जाएगा। और जब आपकी बुद्धि और श्रम दोनों सम्मिलित हो जाएंगे तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो डायनेमिक बनने में देर नहीं लगेगी। अब हम अपनी भूमि को देख लिए, हम अपने जन को देख लिए, अब अपना तीसरा पार्ट बाकी है जिसका नाम है हमारी संस्कृति, जो हमें संस्कार देती है, जो मनुष्य को घटित करती है, जो मनुष्य में सभ्यता लाती है। मनुष्य की संस्कृति के साथ साथ वह अपने व्यक्तित्व को बचाने का भरसक प्रयास करती है, जिसका नाम है संस्कृति। उसे बचाने का प्रयास हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। और शायद इस लेक्चर के पूर्व भी हमने 3 कृति के बारे में बात की थी। याद आ रहा आपको किसी को? संस्कृति होती है, विकृति होती है और प्रकृति होती है। क्या है ये? प्लीज बताइएगा थोड़ा, जो भी बताना चाहे, किसी को भी आ जाती है। प्लीज यू शेयर दिस। संस्कृति मतलब संसार जिसने युगो युगो पूजा, संस्कृति से तात्पर्य साहित्य से नहीं है। साहित्य और संस्कृति दोनों में डिस्टेंस है। साहित्य वह होता है सधनित। मतलब, हाँ बोलिएगा, बोलिए। संस्कृति मतलब अपना संसार ना मैम। संस्कृति यानी संसार कैसे हो सकता है बिटिया? हुआ है नहीं? मैम, हाँ जी बोलो। संस्कृति में हमारी रूढ़ी परंपरा, हमारे संस्कार, हमारे मतलब हमारे जीवन जीने का तरीका, मतलब ये सब मिक्स होता है मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हमने इसके पूर्व भी 3 कृति के बारे में चर्चा की थी, याद आ रहा है आपको? विकृति, प्रकृति और संस्कृति। तो क्या है विकृति? किसे कहेंगे? जो दूसरे का हिस्से का भी खा लेता है उसके विकृति कहते हैं। ओके, और ये तभी खा लेते हैं। वेरी गुड, उसे विकृति कहते हैं। वेरी गुड। और प्रकृति क्या होती है? जो अपने साथ साथ ही कोई दूसरा हो तो उसके साथ मिल बांट के खाते हैं, उसे प्रकृति कहते हैं। और संस्कृति क्या होती है? जो पूजा। स्वयं का सोचता है। पूजा, यस मैम, हाँ बोलो। जो स्वयं का सोचता है, खुद ही खा लेता है सब। पूजा सामने आओ मेरे आप। सही में जूतों से मार पड़ेगी आज तो। क्या हुआ? हमें लगता है उतना ही खाते हैं। गायत्री, मैम वो विकृति का आंसर दे रही है। एग्जैक्टली वो खो गई है शायद किसी। क्या हुआ पूजा जी, कहाँ खो गए बिटिया? यहीं पे हूँ मैम मैं तो। आप ऐसे कैसे कह सकती हो? आप यहाँ पर हो, पार्टी लग जाएगी। भूख लगी, हम सभी को भूख लगी है ना गायत्री, प्रियंका? नो मैम, जी उपवास है मैम। आज। अच्छा अच्छा, उपवास है। ओके, हाँ पूजा, गायत्री। यस मैम।
देखिए बेटा, आपने बहुत सटीकता से बात की। विकृति क्या होती है, प्रकृति क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि संस्कृति वो होती है, हमें भूख है लेकिन सब लोग भूखे बैठे हैं, तो हमने हमारे पेट की भूख को न देखते हुए दूसरों की भूख को शांत किया, उसे हम संस्कृति कहते हैं। और हमने खुद ही खा लिया, दूसरों को नहीं दिया। हमें पता चल गया कि कोई बाहर आया हुआ है, खुद खा लिया, फटाफट फटाफट हमने खा लिया, दैट्स कॉल्ड विकृति। और मेरे पास जो है वो हमने मिल बांट कर खा लिया, तो प्रकृति है। मतलब थोड़ा सा उनको भी दे दिया, शेयरिंग कर दिया इन शॉर्ट में, कि मुझे ज्यादा हिस्सा हमने ले लिया और बाकी के लोगों को छोटा छोटा हिस्सा दे दिया, दैट्स कॉल्ड प्रकृति। याद रखिएगा, ये तीनों वर्ड अत्यंत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र का पूजा जाना नहीं है, बाहर घूमने के लिए बिल्कुल नहीं जाना है, नो। यहाँ जाना मना है, यहाँ सोना मना है, कोई कहीं पर नहीं जाएगा। क्योंकि आप सभी लोगों ने फर्स्ट तासिका में प्रॉमिस किया है कि मैडम आपकी 45 मिनट की तासिका में हम आपके हो जाएंगे। कहा था आपने? यस मैम। हाँ, तो हमारे कहाँ बने? आप तो कहीं दूसरे के बने गए, मतलब चले गए बाहर, मम्मी के साथ किचन में है, शायद गार्डन में है, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हो। यदि यहाँ पर होते तो प्रकृति, संस्कृति, विकृति, इन तीनों के अंतर को भली भांति जानते, समझते और बता भी पाते। कोई बात नहीं, आप अब से बाहर मत जाइएगा, कोई भी नहीं, परमिशन नहीं है किसी को भी बाहर जाने की। चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं संस्कृति। गायत्री जी, संस्कृति को देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर आने वाला है, क्योंकि गायत्री और संस्कृति थोड़ी मिलती जुलती है। चलते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना बंद मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि समृद्ध संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है देखिएगा। यदि संस्कृति नहीं रहती है ना, तो संस्कृति के चले जाने के कारण राष्ट्र का लोप हो जाएगा। और जब राष्ट्र नष्ट हो जाएगा तो क्या हमारा देश बच पाएगा? नहीं। इसलिए संस्कृति महत्वपूर्ण होती है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति इस संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। कितना समन्वय कर पाते हैं? संस्कृति किससे संभव है? संस्कृति क्या केवल मैं संस्कृति को अपनाने वाले, मतलब देखिएगा कि केवल माथे पर तिलक लगाए, माथे पर कुमकुम लगाए, केवल साड़ी को परिधान कर लिए, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहन ली, गले में बहुत बड़ा मंगलसूत्र पहन लिया, है ना, मैं पतिव्रता। तो पतिव्रता करने से क्या वो नारी पतिव्रता बन जाएगी? नहीं, नहीं दोस्तों, नहीं बनेगी। पतिव्रता बनने के लिए उस व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के दिल को पहचानने की आदत होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को वह ठोस आधार होना चाहिए। हमने इसके पूर्व के लेक्चर्स में आपको बताया था, हर चीज का अपना मूल्य है। मंगलसूत्र का अपना एक अर्थ है, कुमकुम का अपना एक मूल्य है, बिंदिया का अपना एक मूल्य है, हाथ में पहनी जाने वाली उस चूड़ी का एक मूल्य है। लेकिन जब हम उस मूल्य को नहीं अपनाएंगे, उन संस्कारों को नहीं अपनाएंगे, तो पहनावा कितना भी कर दिया जाए, बाहरी पहनावा कितना भी रखें, लेकिन अंदर की यदि बात हम किसी के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, किसी की संवेदनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ हमारे जो संस्कार है, हमारी जो सहिष्णुता है,
वह कहीं ना कहीं चली जाएगी। और जब तक परिवार का समन्वय नहीं होगा, देख रहे हैं हम लोग कि परिवार में समन्वय नहीं हो रहा है, बल्कि परिवार में विघटन ज्यादा होता है। विघटनकारी परंपराओं को हम ही लोग अपनाते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल्स को हम लोग देखते हैं। हर फिल्म में, हर फिल्म का निर्माण जो हो रहा है, और फिल्म का निर्माण करने के पीछे क्या प्रयोजन रहा, देखिए ना, हर प्रोड्यूसर उसी प्रकार का फिल्म दर्शाने का प्रयास करता है। हर जगह पर पारिवारिक समस्या, लेकिन सुलझाने का कोई प्रयास नहीं है। लेकिन एक फिल्म हमारे दृष्टि से आई, देखने में आई, दीपक वर्मा के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, गृह लक्ष्मी। बहुत ही सुंदर और मार्मिक फिल्म है। आप लोगों के कॉलेज की युवतियों पर आधारित वो फिल्म बनाई गई है। समय मिलता है तो उस फिल्म को जरूर देखिएगा। एक गृह लक्ष्मी क्या होती है और गृह लक्ष्मी का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, यह दर्शाने वाली वो फिल्म निश्चित ही तौर पर हमारे संस्कारों को अपनाने वाली, हमारी भूमि माता को अपनाने वाली, इंडियन कल्चर को अपनाने वाली। किस प्रकार से हम लोग इंडिया में रहते, भारत में रहते, लेकिन भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाते, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हैं। जैसे आजकल की लड़कियों में खास तौर पर पाया जाता है कि आजकल की लड़कियां ड्रिंक लेने लगी हैं, स्मोकिंग करने लगी, क्योंकि आजकल के तो शौक है। भले ही हमारे जलगांव सिटी में न होता हो, लेकिन पुणे में यदि हम लोग चले जाते तो हर एक के हाथों में आपको स्मोक दिखाई देता है। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमारी तो संस्कृति नहीं है। लेकिन ये जो पृथक पृथक संस्कृतियां हैं जिससे राष्ट्र विकसित होना चाहिए, बल्कि हम यूं कहते हैं कि एक लास्ट वाला वाक्य, उसे फिर से एक बार देखते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र को विकसित होती है। उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। देखिए ना, क्या हम अपने जीवन को उस युक्ति के आधार पर संस्कृति को अपना पाते हैं? ऐसे क्या घटित हुआ जहां पर पृथक पृथक संस्कृतियों को सम्मिलित किया गया? यदि हम पुणे में, मुंबई में चले जाते तो वहां की जो संस्कृति है, वहां पर आने वाले लोगों की जो संस्कृतियां है, वह अलग अलग रूपों में मानी जाती है। जापान में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, यूरोप में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, और जो लोग वहां पर रहते हैं वो यदि हमारे पुणे में चले आते हैं, चाइनीज लोग वहां पर चले आते हैं, तो वहां की संस्कृति किस प्रकार से बढ़ जाती है। उस संस्कृति में पृथकता आ जाती है, उस संस्कृति में विभिन्नता आ जाती है, और विभिन्नता के कारण हमारा राष्ट्र विकसित नहीं हो पाएगा। हमें यदि बचाना है हमारे राष्ट्र को, अपने देश को, पूरे विश्व को यदि बचाना है, तो हमें अपने संस्कारों के साथ जाना होगा। हमारे संस्कारों के साथ हमारी संस्कृति को हमें देखना होगा। क्या आपने कभी जापानीज संस्कृति को देखा है? जापानीज संस्कृति को यदि आप लोग देखते हैं बिटिया, तो जापानीज संस्कृति कुछ ऐसी होती है कि वहां पर झुकने की भावना है। वहां पर अपना हर एक व्यक्ति अपना अपना कार्य करते चले जाता है, और यही है कि पारस्परिक सहिष्णुता और साथ में अपनी भावनाओं को संजोना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। आपकी आज्ञा हो आगे बढ़े? यस मैम। ओके। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष, वनस्पति अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। कितना प्यारा और मार्मिक चित्रांकन किया, देखिएगा कि जंगल में अनेक लताएं होती हैं, वृक्ष होते हैं, वनस्पति होती है, और वह अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल में अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। बिटिया, ये जो वाक्य है, ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। देखिएगा क्या वाक्य बताया। तो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि जिस प्रकार जंगल में पहुंचते हैं, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे घने जंगल में। तो घने जंगल में लताएं हैं, मतलब बेल है, वृक्ष है, अनेकानेक प्रकार के वृक्ष घने जंगल में मिलते हैं, वनस्पतियां मिलती हैं। लेकिन कितने प्यार से पारस्परिक सम्मिलन से
विरोधी होने के बावजूद, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद भी उसमें किस प्रकार का सम्मिलन होता है वो देखिएगा। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय जन में अनेक संस्कृति वाले लोग होते हैं। जैसे हमने आपको अभी बताया, हम लोग भारत में रहते क्या, लेकिन हम लोग जापानीज संस्कृति को अपनाने वाले हैं, अपनाते हैं। एक दिन जरूर आएगा बेटा, हम आपको जापानीज संस्कृति से भी परिचित करवा देंगे कि वो लोग वहाँ के कैसे रहते हैं, किस प्रकार का उत्तरदायित्व उनका होता है, किस प्रकार की संस्कृति वहाँ की है, एक दिन निश्चित तौर पर बताएंगे। तो दोस्तों, जापानीज संस्कृति सही में बहुत अच्छी है। झुकते हैं वो लोग, हमेशा सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, गलती होने पर क्षमा करते हैं, मांगते हैं, और जो क्षमा मांगता है उसे क्षमा प्रार्थी किया जाता है। तो इस प्रकार की अलग अलग संस्कृतियां होती हैं। और जिस प्रकार घने जंगल में अनेक लता वृक्ष वनस्पतियां होते हैं, ठीक उसी प्रकार, और वो केवल सम्मेलन के साथ नहीं रहती बल्कि पारस्परिक साम्यता के साथ रहते हैं। ठीक वैसे ही अलग अलग जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल में, अब जैसे घने जंगल का उन्होंने उदाहरण दिया, ठीक वैसे ही हम चले जाते घने जल में, और नदियों को मिलाकर अनेक प्रकार की नदियां मिलकर जब समुद्र में वो एकरूपता प्राप्त कर लेती है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वित होती है, और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप कहलाता है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, ये अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि बाह्य की दृष्टि से संस्कृति के वे बाहरी लक्षण अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना विविध जनों से बने राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए? एक सुदृढ़ राष्ट्र बनने के लिए हमें हमारे साहित्य को बचाना चाहिए। अब पूजा, आपकी बारी। अब बताइएगा साहित्य यानी क्या, जिसे कहेंगे साहित्य। पूजा, पूजा यस मैम। सो गए क्या? नो मैम। तो साहित्य की बात कर रहे हैं बिटिया, आप कहाँ खो गए? खो गए क्या? नहीं मैम। साहित्य किसे कहेंगे? सधनहित बराबर साहित्य, ऐसी रचना जिस रचना से सबका हित समाहित होता है, ऐसी रचना को हम साहित्य कहेंगे। तो साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, आमोद प्रमोद के माध्यम से राष्ट्रीय जन मानसिक भाव को प्रकट करता है ना। तो आत्मा, हमने आत्मा की बात की, तो आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होकर उठता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के वे बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। और जो व्यक्ति सहृदय होता है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना विविध जनों में बनी हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होती है। हमने अभी बताया कि केवल अपनी भारतीय संस्कृति महान है ऐसा नहीं है बेटा, हर एक देश की संस्कृति महान है, लेकिन उन सब में हमारी भारतीय संस्कृति का यदि हम यथार्थ चित्रण करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति उन सभी दृष्टि से अत्यंत महान रूप में दिखाई देती है, क्योंकि हमारे देश पर आने वाले इतने आक्रमणों से केवल हम बच पाए, केवल अपनी संस्कृति के कारण, अपने संस्कारों के कारण। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में कितना प्यारा चित्रांकन है। गांव और जंगल में स्वच्छंद रूप से जन्म लेने वाले लोकगीत, लोकगीतों को क्या कभी आपने सुना है? कैसे लोकगीत होते हैं इनके? क्या लोक कथाएं आपको पता है? नो मैम। नो, ठीक है। जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम लोगों की मुलाकात हो जाएगी, हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे,
हो सकता है बिटिया कि हम एक आध गांव में विजिट कर पाए, एक आध आदिवासी संस्कृति को हम लोग विजिट कर पाए, और उस समय में हम आपको बताएंगे कि लोकगीत क्या होते हैं, लोक नृत्य क्या होते हैं और लोक कथाएं क्या होती है। बड़ा मार्मिक होता है जब वो गीत गाती है वो लड़कियां, गीत गाती है वो औरतें, नाचती है वो औरतें, और कितना मन भावन होता है वो उनका लोक नृत्य, कितनी मन सुहावन वाली बात होती है उनकी लोक कथाओं के माध्यम से। निश्चित ही तौर पर यह जो लोक गीत है, लोक नृत्य है और लोक कथाएं है, उनमें हमारी संस्कृति भरी हुई है, वह हमारी संस्कृति का अमित भंडार भरपूर मात्रा में, आनंद की मात्रा में दिखाई देता है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने, अब हमारे पूर्वजों पर हम लोग नजर डालते हैं। तो पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उसे सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं। और ऐसे ही राष्ट्र का स्वरूप, भूमि, जन, संस्कृति, इन तीनों के आधार पर बना हुआ यह हमारा जो निबंध था, लंबे समय से चला आ रहा, समाप्त हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। क्या क्या लिया आपने इस निबंध से, बताइएगा जरा कि इस कितने निबंध हुए लगभग हमारे अब तक? मैम 6 हो गए। निबंध नहीं, माफ कीजिएगा, 71 गद्य विधाओं को देख रहे हैं हम लोग, और 10 है शायद 71 गद्य विधाओं को। मैम आज 6 हो गए। हाँ, कितने हुए अभी तक? 6 हुए हैं। प्रकाश डाल सकते हो? यस मैम। बताइएगा। पहला, युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी का संबोधन। हाँ जी। चोरी और प्रायश्चित, महात्मा गांधी आत्मकथा। एक गोप कक्ष, शंकर पुंडाम्बेरकर व्यंग। रजिया, राम वृक्ष बेनीपुरी जी रेखा चित्र। वेरी गुड। धरती और धन, पांडे बेचैन शर्मा जीवन अंश। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल निबंध। वेरी गुड। कौन सा अच्छा लगा बेटी आपको? चोरी और प्रायश्चित और स्वामी विवेकानंद। ओके ओके, डन। 6 लगभग हुए हैं। पाठ्यक्रम में कितने हैं? 10। मतलब 10 में से हमारा आधा हिस्सा लगभग खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, 4 बाकी है। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको जो भी पार्ट जिस भी रूप में अच्छा लगा हो, क्या आप उसका ब्रीफिंग बनाकर कल की तासिका में सेमिनार दे सकते हो? यस मैम। कितने लोग तैयार हैं जरा बताइएगा फटाफट, समय नहीं है अपने पास। आई एम रेडी मैम। पूजा शर्मा। पूजा शर्मा अभी ग्रुप पर डलवा देंगे कि आप जो भी मैम चोरी और प्रायश्चित वाले कौन ले रहा है चोरी और प्रायश्चित का? गायत्री। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। मैम युवाओं से मैं लूंगी। ओके, और नीलोफर पिंजारी, रजिया रामकृष्ण बेनीपुरी का लूंगी। ओके ओके, वेरी गुड, बढ़िया। देखिए, ये जो विषय है, यही विषयों को छोड़कर बाकी के अन्य लोग जो है वह 6 हुए हैं हमारे, तो 6 में से आप लोग कर सकते हो। 4-5 लोग हो गए हैं, लगभग 6 का अनुकरण आप लोगों को करना है। अनुसरण के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से स्वीकार करना है। आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है बिटिया, ये आपको बता देते हैं। हाँ, आप हमें ये बताइएगा कि आपको स्क्रीन शेयरिंग की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है कल की तासिका में। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जैसा हमारा वीडियो ऑन होता है वैसे आप लोग यदि तैयारी के साथ बैठते हो तो बेटर है, बहुत ही बेटर है। मतलब यह आपकी शुरुआत होने जा रही है बेटा कि आपको कैमरे का डर निकलना चाहिए, पहली बात तो यह है।
है ना। सेकेंडली, जब आपका कैमरे का डर निकल जाता है तो आपका बोलने का जो स्तर है वो भी आपका बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए। थर्डली, आप बोलते कैसे हो ये भी आपको बोलना आना चाहिए। तो भले ही आपको ऐसा लगता है कि हम पढ़ पढ़ कर बता पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बिटिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप चाहते हो तो मैम आप उसका रिकॉर्डिंग करके रखिएगा, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही आप बताइएगा, हाँ जी मैम आप रिकॉर्ड कीजिएगा, उसे यूट्यूब पर डालिएगा, है ना। जैसे आप चाहते हो उस हिसाब से होगा। यदि आप चाहते हो यूट्यूब पर डलवाए तो डलवाएंगे, नहीं चाहते हो तो बिल्कुल नहीं डलवाएंगे। जैसे आप चाहते हो उस हिसाब से बताना आपका उत्तरदायित्व होगा। चैलेंज दे दिया है हर किसी को, जरूरी नहीं है कि जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, जैसे इन बच्चों ने फटाफट बता दिया कि मैम ये हम ये पार्ट लेंगे, हम वो पार्ट लेंगे। एक्टिविटी है बेटा, उस एक्टिविटी में हर एक व्यक्ति को सहभागी होना होगा, कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा, सभी को। अब हुआ है कि एक सेमिनार कल की तासिका में हुआ, यदि आप में से लोग बच जाते हैं तो नेक्स्ट वीक में यदि आप लोग चाहते हो तो ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट होने के बाद और 2-4 ले लेंगे गद्य पाठों को, उसके पश्चात आप लोगों का सेमिनार रखवाएंगे, तब तक आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो कल की तासिका में आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आपका इस तासिका में। और मैं हूँ पूजा शर्मा, जो आपका नाम होगा, और मैं हूँ यामिनी जी, मैं हूँ नीलोफर जी, मैं हूँ गायत, जैसे आपके नाम जुड़ते उस नामों के साथ आप लोग बताइएगा। और इस तासिका में कथेतर गद्य और कथेतर गद्य को हमारे जो मार्गदर्शक रहे हैं, तो मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर रूपाली चौधरी जी। तो आज जो गद्य पाठ को हमने चुना हुआ है वह गद्य पाठ मेरा ये है, और इससे लिखा हुआ है फलाना फलाना लेखक ने। और इस गद्य पाठ का जो ब्रीफिंग है, जो सारांश है, उस सारांश को हम आज आपके सामने रखना चाहते हैं। बस ऐसे ही बातचीत करते जाइएगा, और जो लिखा हुआ है उसमें वो आपको बताना है। तो पढ़कर बताएं या ओरली बताएं, डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी पर, डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी पर कि आपने उसे किस रूप में लिया हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है जैसे आपको बताया गया है, क्योंकि ये जो है यदि हम उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं तो आपने कौन सा व्यक्ति बोल रहा है, किस समय में बोल रहा है, किसके मार्गदर्शन में बोल रहा है, किस विषय पर बोल रहा है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बेटा आप सभी लोगों के लिए। कल की तासिका में स्वागत है आपका, ऐसा आपका कल का लेक्चर होगा। क्लियर हो गए? हेलो मैम। हाँ जी यस मैम। बोलिए। ये वाली वीडियो ना